जहां नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म का आरोप हो, वहां पर ईमानदारी से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपराध और अपराधी को जात पात, पंथ, मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही हैं। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ, यह पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और समाजवादी पार्टी का असली डीएनए, मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद होने पर दुखी होकर लिखा था कि समाजवादी आंदोलन कहां पहुंच गया। उन्होंने यह लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, उनकी लाइन है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी के ही एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज की समाजवादी पार्टी के असली डीएनए यानी राजनीतिक डीएनए को बताने के लिए पर्याप्त। दूसरी, उससे भी अधिक दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है, और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। देखिए, जानकारी तो यह है पब्लिक डोमेन में कि वो डिंपल यादव जी के सांसद प्रतिनिधि भी रहे। उनके परिवार में संभवतः किसी शोक के अवसर के ऊपर अखिलेश यादव जी का बाकायदा संवेदना का लिखित पत्र भी है। तो मानी हुई बात है उनकी पार्टी से संबंधित रहे होंगे तभी कोई पत्र लिखे, या फिर समाज का कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। तो मुझे लगता है कि अब इसमें बचाव की गुंजाइश नहीं है और समाजवादी पार्टी को यह साफ समझ लेना चाहिए। और देखिए, इन दोनों में कैसी आपस में, इन सारी पार्टियों में अपराधियों के संरक्षण को लेकर मिलीभगत होती है। आप याद करिए कि मरहूम मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, और जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे मैं पंजाब की जेल में रहना चाहता हूं, यूपी की जेल में नहीं। यानी पंजाब सरकार के दामने रहमत में वो अपने को महसूस करते थे। तो इससे समझ में आता है कि अपराधियों को लेकर इन दोनों दलों के बीच में, कांग्रेस और सपा, इन दोनों लड़कों के बीच में कैसी दुरभिसंधि है। मुझे लगता है कि फारूक साहब इस समय भारत के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। वो अगर अपने मुंह से बोलें कि मैंने नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक का समय देखा है, तो नेहरू जी की अध्यक्षता में तो भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद, आधारहीन और तर्कहीन बयान ही नहीं हो सकता कि नेहरू जो अंतरिम सरकार का नेतृत्व 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत उन्होंने स्वीकार किया था। और फारूक साहब के सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि भारत विभाजन का प्रस्ताव 4 जून 1947 को पारित हुआ, जिस समय अंतरिम सरकार का नेतृत्व खुद जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और कश्मीर के जो 2 हिस्से गए वो भी उन्हीं के जमाने में गए। फैक्ट यह है कि आज का दौर इस देश के प्रति दुर्भावना रखने वाले जो शैतानी ताकतें हैं उनके लिए खौफ का दौर है। जी न्यूज़।